you forget? Little boy who lost a bet. Now I'm racking up the kills. हमारा फर्स्ट एपिसोड 3 साल पहले से स्टार्ट होता है, लेकिन 3 साल पहले किससे ये क्लियर नहीं बताया जाता। साउथ कोरिया के ऑफ द कोस्ट जेजू आइलैंड पर वॉरशिप्स का एक पूरा फ्लीट तैनात है और हंटर गिल्ड को इस आइलैंड पर रेड करने का मिशन दिया गया है ताकि जायंट किलर एंट्स की पूरी आर्मी को खत्म किया जा सके। हंटर्स तलवार, शील्ड और मैजिक के साथ आइलैंड पर उतरते हैं और सुपर एंट्स से लड़ते हैं, जो थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन ज्यादातर हंटर इन खतरनाक मॉन्स्टर एंट्स के सामने टिक नहीं पाते। तभी 3 बेहद ताकतवर हंटर सामने आते हैं जो एस रैंक हंटर होते हैं और अकेले पूरी एंट आर्मी से लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वहीं पास में प्रेशियस हंटर गिल्ड का एस रैंक लीडर जो जोंग इन पूरे कॉन्फिडेंस एंड प्राइड के साथ बैटल देता है और फिर एक मैसिव फायरबॉल अटैक लॉन्च करता है जिससे चारों तरफ तबाही मच जाती है। इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले पूरी दुनिया में अचानक दूसरे डायमेंशन के गेट खुलने लगे थे और उन गेट से ऐसे मैजिक बीस्ट बाहर आने लगे थे जिन पर नॉर्मल हथियारों का कोई असर नहीं होता था और उन्होंने भारी तबाही मचा दी थी। लेकिन उसी समय कुछ इंसानों में मैजिकल कॉम्बैट एबिलिटी भी अवेकन हो गई और ऐसे लोग हंटर कहलाने लगे। हंटर या तो अकेले काम कर सके हैं या फिर किसी गिल्ड को ज्वाइन कर सके हैं ताकि उन्हें ज्यादा स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी मिल सके। कोरिया में सबसे बड़ी गिल्ड हंटर गिल्ड ही मानी जाती है। साथ ही हंटर की रैंकिंग उनकी पावर के हिसाब से होती है, लेजेंडरी एस रैंक से लेकर बहुत कमजोर ई रैंक तक, और जिस पावर लेवल पर कोई अवेकन होता है वही उसकी फिक्स्ड लिमिट होती है, क्योंकि अब तक किसी को भी अपनी मैजिकल एबिलिटी बढ़ाने का कोई तरीका नहीं मिला है। फिर कहानी जेजू आइलैंड रेड के 3 साल बाद आ जाती है, जहाँ कुछ हंटर एक नए गेट के अंदर जाने और डंजन एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई गेट अपीयर होता है और अगर 7 दिन के अंदर हंटर उसके अंदर जाकर बॉस को डिफीट नहीं करते तो गेट ब्रेक हो जाता है और मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में फैलने लगते हैं। गेट के अंदर से उन्हें कीमती एसेंस स्टोन्स भी मिलते हैं जिनसे मैजिकल वेपन्स और आर्मर बनाए जाते हैं। यही स्टोन्स अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का सोर्स भी होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उनके लिए काफी अच्छा पैसा देती है। और इसी दौरान जब सारे हंटर डंजन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सुन जिनवू वहां एंटर करता है। उसे पूरी इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। सुनने में बहुत हार्श लगा है और जैसा उसका निकनेम बताता है, जिनवू एक ई रैंक हंटर है जो बॉटम रैंक में होते हुए भी खास तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे यह नाम तब मिला था जब वह एक ई रैंक डंजन में बुरी तरह जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गया था, जबकि ई रैंक डंजन सबसे आसान माने जाते हैं जिन्हें बचे तक क्लियर कर सके। फिर भी बाकी हंटर जिनवू के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, जिनमें उसकी बी रैंक हीलर दोस्त ली जूही और रेड के बुजुर्ग टीम लीडर मिस्टर सॉन्ग भी शामिल हैं। हर डंजन की भी अपनी रैंक होती है जो हंटर्स की रैंक जैसी ही होती है और यह डंजन डी रैंक का होता है, लेकिन अंदर जाते ही साफ दिख जाता है कि जिनवू असल में कितना कमजोर है। वह एक लो लेवल गोब्लिन से भी ठीक से नहीं लड़ पाता, उसकी डैगर टूट जाती है और उसे सीने में चोट लग जाती है। आखिरकार एक और हंटर उसे बचाता है और जूही उसे हील करती है। जब वह साइड में बैठा होता है तब टीम डंजन के बॉस एक जायंट वेयरवुल्फ को हरा देती है। जूही जिनवू से कहती है कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और इशारों में यह भी बोल देती है कि अगर वह इतना कमजोर है तो शायद हंटर बनना उसके लिए सही जॉब नहीं है। इसके बाद हंटर अपना लूट गिनते हैं और देखते हैं कि उन्हें बहुत कम एसेंस स्टोन मिले हैं। तभी एक हंटर को एक और टनल दिखती है जो डंजन के और अंदर जाती है, मतलब ये एक रेयर डबल डंजन है। नियम के हिसाब से उन्हें पहले हंटर्स एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वे अंदर मौजूद स्टोन्स किसी और को नहीं देना चाहते। वोटिंग होती है और मामला टाई हो जाता है। आखिरी फैसला जिनवू के हाथ में होता है। वह जानता है कि वह अगले डंजन में भी किसी काम का नहीं रहेगा और जूही भी वहां से निकलना चाहती है, लेकिन जिनवू की हालत घर पर आसान नहीं है। उसका पिता गायब है, उसकी माँ बीमार है और महंगा इलाज चाहिए और उसकी छोटी बहन की कॉलेज फीस भी उसी को भरनी है। पैसों की जरूरत के कारण वह सेकंड डंजन में जाने के पक्ष में वोट करता है। जूही उसे इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए बेवकूफ कहती है, लेकिन मजाक में यह भी कहती है कि कभी डिनर पर ले जाकर वह उसकी भरपाई कर सका है। हंटर एक बहुत बड़े पत्थर के दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ एक तरह का सेरेमोनियल चैम्बर होता है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं और कोई उन्हें खोलने की कोशिश करता है, एक विशाल पत्थर की मूर्ति जिंदा हो जाती है और हमला कर देती है। दूसरी मूर्ति अपनी आंखों से तेज बीम छोड़ती है जिससे कई हंटर गिर जाते हैं। जिनवू जूही को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन उसके मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद यह पूरी दुनिया के सबसे कमजोर हंटर की आखिरी रेड हो। एपिसोड 2 में सारे हंटर बुरी तरह घबरा जाते हैं। जूही डर के मारे जमी रह जाती है और किसी को हील भी नहीं कर पाती। वहीं टीम लीडर मिस्टर सॉन्ग हमले में अपना एक हाथ खो देते हैं, लेकिन फिर भी सबको संभालते हैं और बताते हैं कि शायद मूर्तियों के हमले मूवमेंट से ट्रिगर हो रहे हैं। तभी जिनवू दीवार पर लगी एक स्टोन टैबलेट पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि अगर हंटर्स को जिंदा रहना है तो उन्हें अपनी
अपनी श्रद्धा साबित करनी होगी। जिनवू सबको कहता है कि सबसे बड़ी स्टैचू के सामने झुक जाओ और सच में ऐसा करने से अटैक रुक जाता है, लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि वह जायंट स्टैचू मुस्कुराने लगती है और अपने सिंहासन से उठ खड़ी होती है और पूरे हॉल में चलकर हंटर्स को कुचलने लगती है। जिनवू चारों तरफ लगी कुछ मूर्तियां देखता है जिनके हाथों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यही सेफ जोन है। वह बचे हुए लोगों को उन म्यूजिशियन स्टैचू की तरफ भागने को कहता है और सदमे में खड़ी जूही को खुद खींच कर ले जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हर एक स्टैचू पर सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। इसीलिए जिनवू को पूरे चैम्बर के पार आखिरी सेफ स्टैचू तक दौड़ना पड़ता है और वह किसी तरह वहां पहुंच तो जाता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय बाहर उसकी छोटी बहन जिना हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने आई होती है। उसकी माँ कोमा में होती है और उसे एक अजीब सी बीमारी होती है जिसे इटर्नल स्लीप डिजीज कहा जाता है, यानी वह हमेशा के लिए सोई रहती है और डॉक्टर्स को वजह तक नहीं पता। डंजन के अंदर बचे हुए सभी लोग बीच में बने ऑल्टर पर पहुंचते हैं और जैसे ही सब वहां इकट्ठा होते हैं दरवाजे खुल जाते हैं और स्टैचू फिर से आगे बढ़ने लगती है। जिनवू को लगता है कि खुला दरवाजा एक ट्रैप है और वह सबको ऑल्टर पर ही रहने को कहता है ताकि वे अपनी श्रद्धा साबित कर सके, लेकिन कोई भी दुनिया के सबसे कमजोर हंटर की बात नहीं सुनता और सब दरवाजे की तरफ भाग जाते हैं। आखिर में सिर्फ जिनवू, जूही और मिस्टर सॉन्ग ही रह जाते हैं। जैसे जैसे लोग ऑल्टर छोड़ते हैं वैसे वैसे दरवाजा और बंद होता जाता है। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि किसी एक को पीछे रुकना पड़ेगा ताकि बाकी लोग निकल सके। वह खुद रुकने की पेशकश करते हैं लेकिन जिनवू की हालत बहुत खराब होती है और जूही भी उसे संभाल नहीं सकती। तब जिनवू जूही से कहता है कि वह उसे डिनर पर ले जाने का अपना वादा जरूर पूरा करेगा और अपने पास बचा हुआ एकमात्र एसेंस स्टोन उसे दे देता है। मिस्टर सॉन्ग जूही को उठाकर बाहर ले जाते हैं और जिनवू अकेला स्टैच्यूज के सामने रह जाता है। वह अपनी कमजोरी को कोसते हुए आखिरी दम तक टिके रहने की कोशिश करता है और तभी उसके सामने एक अजीब सा मैसेज दिखाई देता है जो उससे पूछता है कि क्या वह प्लेयर बनना चाहता है और मरने के अलावा कोई रास्ता न देकर वह हाँ कर देता है। अगला एपिसोड शुरू होता है और जिनवू हॉस्पिटल में होश में आता है। उसके शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं होती और उसके सारे अंग सही होते हैं। हंटर एसोसिएशन के 2 ऑफिशियल्स आकर बताते हैं कि डंजन रेड को 3 दिन हो चुके हैं और जिनवू का शरीर उन्हें गेट के बाहर मिला था। जूही और मिस्टर सॉन्ग दोनों बच गए हैं लेकिन उस ट्रॉमा के बाद अब हंटर के तौर पर रिटायर हो रहे हैं। ऑफिशियल्स को हैरानी होती है कि एक ई रैंक हंटर इतना खतरनाक डंजन कैसे सरवाइव कर गया। वे सोचते हैं कि शायद उसका सेकंड अवेकनिंग हुआ हो जिसमें कोई हंटर अचानक ज्यादा ताकतवर बन जाता है, लेकिन मनामीटर से चेक करने पर पता चलता है कि जिनवू की पावर सिर्फ 10 होती है जबकि नॉर्मल ई रैंक हंटर करीब 70 के आसपास होते हैं। उनके जाने के बाद जिनवू को अपने सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन दिखती है जो और किसी को नहीं दिखती। तब उसे याद आता है कि उसने प्लेयर बनने के लिए हाँ कहा था और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि अब उसकी जिंदगी एक आरपीजी गेम जैसी बन चुकी है और तभी सिस्टम उसे एक डेली क्वेस्ट देता है। ये डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहलाती है जिसमें 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ शामिल होती है और मजाक में लगता है जिनवू को चेतावनी देता है कि अगर उसने डेली मिशन पूरा नहीं किया तो उसे पेनल्टी मिलेगी, लेकिन जिनवू इसे सीरियसली नहीं ले रहा और पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जैसे ही आधी रात होती है उसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान जैसे इलाके में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां उस पर एक विशाल सेंटीपीड मॉन्स्टर हमला कर देता है। सिस्टम बताता है कि उसकी पनिशमेंट मिशन है 4 घंटे तक जिंदा रहना। वह बस जान बचाकर लगातार भागता रहता है और किसी तरह 4 घंटे निकाल लेता है और फिर थका हुआ हॉस्पिटल वापस आ जाता है। अगले दिन जूही उसे मिलने आती है और देखकर हैरान रह जाती है कि वह पूरी तरह ठीक है और हॉस्पिटल के बाहर दौड़ भी लगा रहा है। इस बार वह डेली क्वेस्ट पूरा करता है और उसे रिकवरी आइटम्स, स्किल पॉइंट्स और एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। जिनवू सोचता है कि अब तक हर रेड में वह कितना बेकार साबित हुआ है, इसलिए वह सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ स्टैट में डाल देता है। लूट बॉक्स के अंदर उसे एक चाबी मिलती है जो उसे एक इंस्टेंस डंजन में ले जाती है, यानी ऐसा डंजन जो सिर्फ उसी के लिए बना होता है। जैसे ही वह अंदर जाता है उस पर 3 गोब्लिन हमला कर देते हैं। वह मुश्किल से उनके अटैक्स से बच पाता है लेकिन बढ़ी हुई ताकत की वजह से उन्हें मार देता है। तभी एक लोहे के जबड़े वाला जायंट भेड़िया उस पर झपटा है और जिनवू को लगता है कि शायद वह इस डंजन के लिए अभी थोड़ा अंडर लेवल है। अगले सीन में वह भेड़िए के सामने बहुत मुश्किल से टिक पाता है क्योंकि वह बिना स्किल्स और इन्वेंट्री चेक किए ही अंदर घुस आया था। लड़ाई के बीच उसे याद आता है और वह एक तलवार इक्विप करता है जिससे वह कई भेड़ियों को मार देता है और लेवल 2 पर पहुंच जाता है। इसके बाद उस पर भेड़ियों का पूरा झुंड टूट पड़ता है, लेकिन जिनवू सोचता है कि किलर स्टैच्यूज के सामने जो डर उसने महसूस किया था उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे वह लड़ता है वैसे वैसे वह और मजबूत होता जाता है और भेड़ियों को मारना आसान होता चला जाता है। आखिरी भेड़िया गिरने के बाद उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है जिससे वह डंजन छोड़ सकता है, लेकिन वह अभी बाहर नहीं जाता क्योंकि वह और एक्सपी फार्म करना चाहता है। बाहर की दुनिया में जूही घर लौट रही होती है। तभी हंटर्स एसोसिएशन का कॉल आता है। वह अब भी डबल डंजन के ट्रॉमा से जूझ रही होती है, लेकिन पास में हो रहे एक डंजन ब्रेक के लिए उन्हें तुरंत हीलर चाहिए होता है। वह सोचती है कि जिनवू भी उसी ट्रॉमा से गुजरने के बाद फिर से ट्रेनिंग में लग गया है और आखिरकार मदद करने के लिए मान जाती है। उधर डंजन के अंदर जिनवू का सामना बॉस से होता है जो एक बहुत बड़ा सांप जैसा मॉन्स्टर होता है। हालात कितने भी खराब हों
जिनवू पीछे हटने से इनकार करता है और सीधे उसके ऊपर कूद जाता है। उसकी गर्दन को अपने नंगे हाथों से पकड़कर जकड़ लेता है और आखिरकार उसे मार देता है। उसे ढेर सारा एक्सपी मिलता है और एक सी रैंक झर वाली डैगर मिलती है। इसके बाद डंजन गायब हो जाता है और जिनवू असली दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही वह बाहर आता है, एक सोल्जर उससे कहता है कि उसे तुरंत वहां से निकलना होगा। उस इलाके से निकलने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहां डंजन ब्रेक हो चुका होता है। जिनवू सोल्जर्स को बताता है कि वह एक हंटर है और पूछता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जब वह गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ हंटर एक डी रैंक स्टोन गोलेम से लड़ रहे हैं और उन्हीं में जूही भी होती है। जिनवू अपनी नई ताकत को टेस्ट करते हुए उसकी मदद करने का फैसला करता है और एक टूटी हुई तलवार गोलेम पर फेंकता है, जिससे उसकी डिफेंस टूट जाती है और बाकी हंटर आसानी से उसे हरा देते हैं। जाते जाते जूही जिनवू की झलक देखती है और सोचने लगती है कि क्या वही था जिसने गोलेम को कमजोर किया। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और अजीब बात यह होती है कि जिनवू अब भी हॉस्पिटल में ही होता है, शायद इसलिए क्योंकि नर्सेस उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही होती है। वह रोज अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्वेस्ट पूरी करता रहता है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह फिट और मस्कुलर हो जाता है। डिस्चार्ज होते समय एक क्यूट नर्स उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन जिनवू समझता है कि शायद यह सिर्फ पेपर वर्क के लिए होगा। घर पहुंचकर उसकी बहन जिना भी नोटिस करती है कि जिनवू पूरी तरह बदल गया है। वह अब ज्यादा लंबा लगता है, उसकी हेयर क्वालिटी और पोस्चर बेहतर हो गई है और वह काफी शार्प दिखने लगा है। लेकिन असली दुनिया के पैसों के मामले में वह अब भी गरीब ही रहता है। इसीलिए वह अचानक हाई रैंक डंजन ज्वाइन करके सबका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता और पास के ही एक सी रैंक गेट के लिए अप्लाई करता है। वहां उसकी मुलाकात फ्रेंडली डोंग सुक के रेड ग्रुप से होती है। यह पार्टी अक्सर साथ में रेड करती है और उन्हें इस गेट के लिए कम से कम 2 और हंटर चाहिए होते हैं। सब लोग जिनवू को पहचान लेते हैं कि यही दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है और उसे पीछे रहने के लिए कह देते हैं। जिनवू को यह थोड़ा अजीब लगता है कि पार्टी बिना हीलर के रेड कर रही है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता। पार्टी में एक नया और बहुत बातूनी डी रैंक हंटर जिन हो भी होता है, जो अपनी पहली रेड के लिए बहुत महंगा गियर पहनकर आया होता है। गेट के अंदर जाते ही उन पर कीड़े जैसे मॉन्स्टर हमला करते हैं, जिन्हें डोंगसुक की टीम आसानी से मार देती है और जिनवू को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी जिनवू को लगने लगता है कि इस पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। शायद यह उसकी बढ़ी हुई इंटेलिजेंस की वजह से हो। थोड़ी देर बाद वे बॉस लेयर तक पहुंचते हैं, जो एक बहुत बड़ी गुफा होती है और वहां ढेर सारे मना क्रिस्टल होते हैं, जो एसेंस स्टोन से कम कीमती होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा पैसा दिला सकते हैं। डोंगसुक जिनवू और जिनहो से वहीं रुकने को कहता है और बोलता है कि बाकी लोग माइनिंग इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वे जानबूझकर रास्ता बंद कर देते हैं और गुफा गिरा देते हैं, जिससे दोनों वहीं फंस जाते हैं और साथ ही जायंट स्पाइडर बॉस जाग जाता है। असल में ये लोग इतने लालची होते हैं कि क्रिस्टल शेयर न करने के लिए 2 लोगों को मारने तक को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किस ई रैंक से पंगा ले लिया है। जिनवू अपनी नई सी रैंक जहरीली डैगर निकालता है और स्पाइडर बॉस का सामना करता है। एपिसोड 6 में जिनवू इतना तेज हो चुका होता है कि वह स्पाइडर के सामने टिक जाता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता और उसका फटीग स्टैट लगातार बढ़ रहा होता है। खुशकिस्मती से जिनवू के पास अपने डेली क्वेस्ट से मिले ढेर सारे रिकवरी आइटम होते हैं और वह स्पाइडर के फाइनल अटैक से ठीक पहले खुद को फिर से 100% हील कर लेता है। फिर वह अपनी नई डैश स्किल से सीधे स्पाइडर के ऊपर कूद जाता है और अपनी नई जहरीली डैगर से उसके वीक पॉइंट पर वार करता है, जिससे पैरालिसिस और ड्रेन जैसे डिब्बफ लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह मैजिक बीस्ट गिर जाता है और जिनवू के कुछ और लेवल बढ़ जाते हैं। यह देखकर जिनहो पूरी तरह हैरान रह जाता है और सोचता है कि जिनवू कोई फेक लो रैंक हंटर है, जो जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाता है ताकि कमजोर दुश्मनों को मार सके। इसीलिए वह जिनवू से डरने लगता है और उसे बॉस कहकर बुलाने लगता है। तभी डोंगसुक और उसकी पार्टी वापस गुफा में लौटती है और दोनों को जिंदा देखकर चौंक जाती है। वे मान लेते हैं कि बॉस को शायद जिनहो ने अपने महंगे गियर से मारा होगा और डोंगसुक जिनहो से कहता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे जिनवू को मारना पड़ेगा। लेकिन जिनहो अपने नए बॉस के खिलाफ जाने वाला नहीं होता। इसी बीच जिनवू को एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने सामने मौजूद 6 इंसानों को नहीं मारा तो उसका दिल रुक जाएगा। नोटिफिकेशन देखकर वह पल भर के लिए डिस्टर्ब होता है और तभी पार्टी का मेज उस पर अटैक कर देता है। जिनवू फिर से उठता है और शांति से उनकी तरफ बढ़ता है, यह मानते हुए कि मजबूत बनने का यही रास्ता है। कुछ ही पलों में वह सबको हरा देता है और आखिर में डोंगसुक को भी खत्म कर देता है और उसे बता देता है कि वह शुरू से लेवल अप कर रहा था। इसके बाद दोनों लड़के खून से सने हुए डंजन से बाहर निकलते हैं। ये सीन थोड़ा डरावना लगता है
क्योंकि जिन्वू अब इंसानों को मारने को लेकर भी काफी शांत दिखाई देता है। अगले एपिसोड में हंटर्स एसोसिएशन का एक कर्मचारी अपने बॉस को पिछली रेड में हुए मर्डर केस के बारे में बताता है। जिनवू और जिन्हो रिपोर्ट करते हैं कि डोंग सुक और उसकी टीम को स्पाइडर बॉस ने मारा था, लेकिन एसोसिएशन को शक होता है क्योंकि 2 लो रैंक हंटर ही अकेले बचे होते हैं। और ये दूसरी बार है जब जिन्वू किसी बेहद खतरनाक डंजन से बचकर निकला है। ऊपर से यह भी पता चलता है कि डोंग सुक का छोटा भाई डोंगसू एक बदनाम एस रैंक हंटर है, जो जिन्वू के लिए अच्छी खबर नहीं है। घर पर जिन्वू अपनी बहन जिना के साथ फ्राइड चिकन और बियर खा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे शराब का असर तक महसूस नहीं होता। बाद में जिन्हो उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाता है और वहां बताता है कि उसके पिता यूजीन कंस्ट्रक्शन नाम की बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और वह अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहते हैं। गिल्ड का लीडर वह अपने बड़े बेटे जिनसन को बनाना चाहते हैं, लेकिन जिन हो यह साबित करना चाहता है कि वही इस काम के लायक है। इसीलिए वह जिन्हू से कहता है कि वह उसके साथ मिलकर गेट क्लियर करेगा और बदले में सिर्फ 20 रेड के लिए उसे 30 बिलियन वॉन देने का ऑफर देता है। और जिन्हू समझ जाता है कि जब तक वह लेवल बढ़ा सकता है तब तक उसके लिए आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। जिन्हू सोचता है कि अगर वह अपने स्टैट्स ऐसे ही बढ़ाता रहा तो एक दिन वह एस रैंक तक भी पहुंच सकता है। 30 बिलियन वॉन बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एस रैंक जितना ताकतवर बन जाने पर वह उससे कहीं ज्यादा कमा सकता है। और वैसे भी जिन्वू अकेले काम करना ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए वह जिन हो का ऑफर ठुकरा देता है और उसे ऐसी डरावनी नजर से घूरता है कि वह उसका सीक्रेट किसी को न बताए। बाद में जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट में तय एक्सरसाइज से दोगुनी ट्रेनिंग करता है और बदले में उसे कुछ सीक्रेट रिवॉर्ड मिलते हैं। उन्हीं में एक ऐसी चाबी होती है जो उसे एस रैंक डंजन में ले जाती है और सिस्टम बताता है कि इस डंजन का रिवॉर्ड एलिक्सिर ऑफ लाइफ है, एक ऐसी दवा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। जिन्वू के दिमाग में तुरंत उसकी कोमा में पड़ी मां आ जाती है और वह बिना वक्त गंवाए डेमन कासल में टेलीपोर्ट कर जाता है। लेकिन भले ही वह पहले से काफी मजबूत हो चुका हो, फिर भी वह अभी एज रैंक लेवल के लिए तैयार नहीं होता। वहां उस पर 3 सिर वाला सेरबेरस जैसा भयानक बीस्ट हमला कर देता है जो उसे खिलौने की तरह उछाल देता है। जिन्वू की एचपी बहुत तेजी से घटने लगती है और जब वह भागने के लिए टेलीपोर्ट स्टोन निकालता है तो वह उसके हाथ से गिर जाता है। लड़ाई के बीच ही वह सिस्टम शॉप ढूंढ निकालता है जहां से वह अपने स्टैट बढ़ाने वाली पोषण खरीदता है। बीस्ट उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसके बचे खुचे हेल्थ पॉइंट्स खत्म करने लगता है। लेकिन जिन्वू हार मानने से इनकार करता है और बार बार वार करता रहता है। आखिरकार वह सेरबेरस को मार गिराता है और एक साथ 5 लेवल और बढ़ा लेता है। अगले एपिसोड में पता चलता है कि उस बीस्ट को मारने पर उसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने की रेसिपी मिली है, लेकिन दवा बनाने के लिए डेमन कासल के अंदर से 3 खास इंग्रेडिएंट अभी भी चाहिए होते हैं। पिछली लड़ाई कितनी मुश्किल थी ये याद करके वह तय करता है कि पहले और एक्सपी ग्राइंड करेगा और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लगातार डंजन क्लियर करना। इसीलिए वह जिन्हो को कॉल करके कहता है कि वह उसका ऑफर अब मान रहा है, लेकिन शर्त यह होती है कि वे दोनों हर गेट में अकेले ही जाएंगे ताकि कोई और उसकी असली ताकत न देख सके। और कम लोग होंगे तो कैजुअलिटी का रिस्क भी कम रहेगा। और इसी तरह जिन्हो की गिल्ड की शुरुआत हो जाती है। उधर यूजीन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक प्रतिनिधि एस रैंक हंटर छा हेन से मिलने जाता है, जो कोरिया की इकलौती एस रैंक हंटर होती है जो अभी तक किसी गिल्ड से जुड़ी नहीं होती। जिन्हो के पिता उसे अपनी नई यूजीन गिल्ड में लाना चाहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और अपने दोस्त जो जोंग इन से मिलने जाती है, जो हंटर गिल्ड का लीडर है। वहां जेजू आइलैंड रेड की बात होती है जो असल में पूरी तरह नाकाम रही थी और जिसमें कई हंटर मारे गए थे। जो जोंग इन कसम खाता है कि वह और हाई रैंक हंटर भर्ती करेगा और फिर से जेजू आइलैंड जाकर उसे जीत कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ डबल डंजन के बचे हुए लोगों की हालत भी दिखाई जाती है। जूही अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती। मिस्टर सॉन्ग एक हाथ खोने के बाद भी खुद को काम का साबित करना चाहता है और बाकी 2 सर्वाइवर किम और जंग हो को इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने जिन्वू को अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी इन सभी को पास के एक डी रैंक डंजन का नोटिफिकेशन मिलता है और वे तय करते हैं कि अब रिटायरमेंट खत्म करके फिर से मैदान में उतरना चाहिए और उसी डंजन की तरफ जिन्वू भी निकल पड़ता है। तो क्या कोइंसिडेंस है कि डबल डंजन से बचे हुए 5 लोग इसी डी रैंक डंजन में मिल जाते हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पहले जिन्वू को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जूही माहौल हल्का करते हुए जिन्वू से कहती है कि उसे देखकर अच्छा लगा और वह काफी बदल गया है। तभी ग्रुप में 3 और सी रैंक हंटर लाए जाते हैं जो हथकड़ी में होते हैं। बताया जाता है कि कोरियन गवर्नमेंट
अब कैदियों को सजा कम करवाने के बदले रेड में भेज रही है। इन कैदियों की निगरानी ताई नाम का एक बी रैंक हंटर कर रहा होता है, जो हंटर एसोसिएशन से है, और वही आदमी है जिसने हॉस्पिटल में जिन्वू की पावर दोबारा टेस्ट की थी। अगला एपिसोड शुरू होता है और पार्टी डंजन में गोब्लिन्स के झुंड साफ करती हुई आगे बढ़ती है। सब हैरान होते हैं कि जिन्वू अब कितना मजबूत हो गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वह असल ताकत अभी छुपा रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें 3 अलग-अलग टनल मिलती हैं और वे अलग होने का फैसला करते हैं। जिन्वू को बाएं रास्ते में बॉस की मौजूदगी महसूस होती है, इसलिए वह जूही और मिस्टर सॉन्ग के साथ उसी तरफ जाता है, जबकि ताई दाएं रास्ते से कैदियों को लेकर जाता है। लेकिन असल में वहां मारने वाले वही कैदी नहीं होते। असल सच्चाई ये होती है कि ये तीनों अपराधी एक लड़की पर हमला करने के केस में जेल में होते हैं और बाद में उसी लड़की ने अपनी जान ले ली थी। लड़की का पिता इस बात से बहुत नाराज होता है कि इन लोगों को रेड में भेजकर सजा कम की जा रही है। इसीलिए वह ताई को पैसे देता है ताकि ये कैदी इस रेड से जिंदा बाहर न निकले। बी रैंक होने की वजह से ताई उनके लिए बड़ा खतरा होता है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि तीनों टनल आपस में जुड़ी हुई होती हैं और किम जोंग हो उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में जिन्वू की टीम भी उसी जगह पहुंचती है और देखती है कि वहां कई हंटर मरे पड़े हैं। सिर्फ किम जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि जूही की हीलिंग भी काम नहीं आती। मरने से पहले किम जिन्वू से माफी मांगता है कि उसने उसे पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं कि ये जख्म किसी मैजिक बीस्ट के नहीं है और तभी ताई अचानक छाया से हमला करता है। मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं कि वही अकेले बी रैंक से लड़ सकते हैं, लेकिन असल में जिन्वू ही सामने आता है। उसी पल सिस्टम जिन्वू को एक अर्जेंट क्वेस्ट देता है जिसमें ताई को मारने को कहा जाता है। जिन्वू अपनी पूरी ताकत से ताई के अटैक्स रोकना शुरू कर देता है और सब दंग रह जाते हैं कि उसकी स्पीड और एगिलिटी कितनी जबरदस्त हो चुकी है। ताई एक असैसिन टाइप हंटर होता है और स्टेल्थ स्किल से गायब हो सकता है, लेकिन जिन्वू की परसेप्शन स्टैट इतनी हाई होती है कि वह ताई की किलिंग इंटेंट से उसकी लोकेशन महसूस कर लेता है। लंबी लड़ाई के बाद जिन्वू अपनी नई स्किल मर्डरस इंटेंट इस्तेमाल करता है, जिससे ताई डर और घबराहट में आ जाता है और जिन्वू उसे वहीं खत्म कर देता है। रिवॉर्ड में जिन्वू खुद के लिए स्टेल्थ स्किल अनलॉक कर लेता है। उसके बाद वह जल्दी से डंजन बॉस को भी मार देता है और तीनों गेट से बाहर निकल आते हैं। हंटर एसोसिएशन को बताया जाता है कि ताई एक खतरनाक इंसान था, लेकिन जिन्वू का सीक्रेट बचाने के लिए मिस्टर सॉन सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं और जाते जाते जूही मुस्कुराकर जिन्वू को याद दिलाती है कि वह अब भी उसे एक डेट देना बाकी है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बड़ा ही बोल्ड है, जिन्वू मुस्कुराकर कहता है। जूही, आई लाइक योर स्टाइल। एपिसोड 10 में जिन्वू और जूही पार्क में साथ टहलते हैं, लेकिन अफसोस कि इन दोनों के बीच कोई सीरियस रिलेशन शुरू होता नहीं दिखता, क्योंकि लगातार 2 खतरनाक और ट्रॉमेटिक रेड्स के बाद जूही यह फैसला कर चुकी होती है कि वह अब हमेशा के लिए हंटर की जिंदगी छोड़कर अपने होम टाउन वापस चली जाएगी और साफ कहती है कि अब वह रिटायर हो रही है। ऐसे में लगता है कि जिन्वू को अब किसी नई हंटर गर्ल से फ्लर्ट करना पड़ेगा। अगले दिन जिन्वू, जिनहो और उनकी नई बनाई हुई स्ट्राइक टीम से मिलता है। असल में किसी भी रेड के लिए कम से कम 8 हंटर जरूरी होते हैं, लेकिन गेट के अंदर जाने वाले सिर्फ जिन्वू और जिनहो ही होते हैं। इसीलिए जिनहो जानबूझकर ऐसे हंटर हायर करता है जो डरपोक, अनएक्सपीरियंस्ड या बिल्कुल ही लेजरी होते हैं। स्ट्राइक टीम को यह सेटअप थोड़ा शक ही लगता है, लेकिन बिना कुछ किए पैसे मिल रहे हों तो कोई मना भी नहीं करता। इसी टीम में ई रैंक सॉन्ग ये भी होती है, जो जिन्वू की बहन की दोस्त है और हाल ही में उसकी पावर अवेकन हुई होती है। गेट में घुसने के 1 घंटे के अंदर ही जिन्वू और जिन्हो क्रिस्टल्स लेकर बाहर आ जाते हैं और पूरी टीम शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद वे सीधे अगली रेड पर निकल जाते हैं और अगले कुछ दिनों तक जिन्वू एक्सपी फार्म करता है, स्ट्राइक टीम पैसा फार्म करती है और जिन्हो अपने पिता से रिस्पेक्ट फार्म करता है। सबका अलग अलग फायदा होता है। कुछ समय बाद जिन्वू लेवल 40 पर पहुंच जाता है और सिस्टम से उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी जॉब चेंज क्वेस्ट अनलॉक हो गई है। उधर दूसरी तरफ कोरिया की एक टॉप गिल्ड व्हाइट टाइगर गिल्ड भी जिन्वू पर ध्यान देने लगती है। गिल्ड का मैनेजर ऑन रेड रिपोर्ट्स देखकर समझ जाता है कि जिन्वू 3 बेहद खतरनाक सिचुएशन से बच चुका है और वह अंदाजा लगाता है कि जिन्वू का सेकंड अवेकनिंग हुआ है। इसलिए वह जिनहो से डबल पैसा ऑफर करके उसे रिक्रूट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैनेजर ऑन जिन्वू के पास आता है तो जिन्वू अपनी नई स्टेल्थ स्किल से अचानक गायब हो जाता है और उसे साफ इशारा दे देता है कि वह कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। सच में अब वह एपिसोड 1 वाले जिन्वू से बिल्कुल अलग लगने लगता है। एपिसोड 11 में
जिन्वू जंगल के अंदर गहराई तक जाता है और अपनी जॉब चेन क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। सिस्टम के मुताबिक उसकी अब तक की स्टैट्स और बिल्ड के आधार पर इस क्वेस्ट के आखिर में उसे एक नई स्पेशलाइज्ड क्लास मिलने वाली होती है, जिससे बहुत पावरफुल नई एबिलिटीज अनलॉक होंगी। क्वेस्ट शुरू होते ही उसे एक किले के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और सिस्टम बता देता है कि इस क्वेस्ट के दौरान कोई भी रिकवरी आइटम यूज नहीं किया जा सकता। जिन्वू नाइट्स, असैसिन्स और मेजर्स से लड़ता है, लेकिन अब वह इतना मजबूत हो चुका होता है कि कोई भी उसके लिए बड़ा खतरा नहीं बन पाता। इसी दौरान वह आखिरकार अपना गियर स्क्रीन खोलता है और पूरा बी रैंक आर्मर सेट इक्विप करता है, जो दिखता भी नहीं है, यानी बिना भारी आर्मर पहने उसे सारे बफ्स मिल जाते हैं। इसके बाद सारे मिनियंस को हराकर जिन्वू किले के थ्रोन रूम का बड़ा सा दरवाजा खोलता है, जहां क्वेस्ट का अगला फेज शुरू होता है और उसका सामना कमांडर इग्रिस ब्लड रेड से होता है, जो अब तक का सबसे तगड़ा दुश्मन साबित होता है। जिन्वू को समझ आ जाता है कि उसका डैगर इग्रिस के आर्मर को भेद नहीं पा रहा है, इसीलिए वह खाली हाथ लड़ने लगता है। यह देखकर इग्रिस भी अपने हथियार नीचे रख देता है और बराबरी की फाइट के लिए तैयार हो जाता है। सच में यह लड़ाई जिन्वू की अब तक की सबसे हार्ड और सबसे इम्प्रेसिव लड़ाइयों में से एक बन जाती है। इग्रिस जिन्वू को लगातार घूंसों से बुरी तरह पीछे धकेल देता है और थोड़ी ही देर में जिन्वू का एचपी बहुत कम हो जाता है और वह इग्रिस के थ्रोन के पास गिर जाता है। रेड नाइट अपनी तलवार बुलाकर फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू आखिरी पल में ब्लेड को अपने हाथ से रोक लेता है और इग्रिस को दीवार में जा पटकता है। फिर वह दोबारा अपना डैगर इक्विप करता है, अपने सारे स्किल्स एक्टिवेट करता है और किसी तरह मुश्किल से इग्रिस को हरा देता है। रिवॉर्ड में उसे बहुत सारा गोल्ड, एक्सपी, एक एस रैंक हेलमेट और नया स्किल रूलर्स हैंड मिलता है। लेकिन उसकी क्वेस्ट यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली टेस्ट अब शुरू होता है, क्योंकि थ्रोन रूम में ढेर सारे नाइट्स टेलीपोर्ट होकर आने लगते हैं और सिस्टम उसे कहता है कि जितनी देर हो सके सरवाइव करो। जिन्वू पहले से ही थका हुआ होता है और सिर्फ 5 मिनट बाद वह अपनी इकलौती टेलीपोर्ट स्टोन फिर से गिरा देता है। इतने पावरफुल होकर भी उसकी किस्मत और टाइमिंग दोनों खराब रहती है। सीजन फिनाले में वह बिना हथियारों के ही जितने नाइट्स हो सकते हैं उतने गिराता जाता है, जब तक उसकी ताकत पूरी तरह जवाब नहीं दे देती। उसे अपने अतीत की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो उसे याद दिलाती हैं कि वह पहले कितना कमजोर था और कहती हैं कि वह अब भी काफी स्ट्रांग नहीं है। उसे अपने पुराने खुद का विजन दिखता है, जो उसे हार मान लेने को कहता है। तभी एक दुश्मन नाइट उसे जमीन पर दबा देता है और ठीक मरने से पहले उसकी जिंदगी एक अजीब किस्मत से बच जाती है, क्योंकि जिन्वू आज अपना डेली क्वेस्ट करना भूल गया होता है और ठीक मिडनाइट पर उसे पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहां वो अपने रिकवरी आइटम्स और सिस्टम शॉप यूज करता है, एक नया डैगर खरीदता है जो आर्मर टाइप दुश्मनों पर ज्यादा असरदार होता है और इग्रिस से मिला नया स्किल इक्विप करता है, जिससे वह दिमाग से चीजें हिला सकता है। टाइम पूरा होते ही वह फुल पावर के साथ दोबारा कैसल लौटता है और कई घंटों तक नाइट्स से लड़ता रहता है, जब तक जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म नहीं हो जाती। आखिरकार सिस्टम उसे उसकी नई क्लास बताता है, नेक्रोमैंसर, जिसे सुनकर वह खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह असैसिन या बर्सर्कर जैसी क्लास की उम्मीद कर रहा था और उसने मैजिक स्टैट्स में भी ज्यादा पॉइंट नहीं डाले थे। पहले वह मना करना चाहता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि यह एक हिडन क्लास है और वह इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सिस्टम उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसकी क्लास को अपग्रेड करके शैडो मोनार्क बना देता है। अब वह मरे हुए दुश्मनों की शैडो निकालकर अपनी आर्मी बना सकता है। वह इग्रिस और उसके सोल्जर्स पर ट्राई करता है और शैडो सोल्जर्स अपने नए मास्टर के सामने घुटने टेक देते हैं। बाहर की दुनिया में इसी बीच हंटर एसोसिएशन चौथे जेजू आइलैंड रेड की तैयारी कर रही होती है, ताकि इस बार एंड्स को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जोंग इन और दूसरे एस रैंक हंटर्स की टीम आइलैंड पर स्काउटिंग के लिए उतरती है और वहां देखकर डर जाती है, क्योंकि एंड्स अब इवॉल्व होकर पंखों वाले बन चुके होते हैं। और वहीं से सीजन 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है, जहां जिन्वू अपनी बहन जीना की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करता है और टीचर उसे बताती है कि जीना की दोस्त सॉन्गी क्लास में आना बंद कर चुकी है, क्योंकि वह हाल ही में अवेकन हो गई है। टीचर जिन्वू से रिक्वेस्ट करती है कि वह सॉन्गी से बात करे और उसे स्कूल में बने रहने के लिए कन्विंस करे, जिस पर जिन्वू मान जाता है और एक अच्छे बड़े भाई की तरह उसे अपने साथ बाहर ले जाने का फैसला करता है, ताकि वह उसे सेफ रख सके। इसी बीच खतरनाक डोंगसू अमेरिका से कोरिया पहुंच चुका होता है। वह वही एस रैंक हंटर है जिसका भाई जिन्वू के हाथों मारा गया था। हंटर एसोसिएशन का एक ऑफिशियल उसका स्वागत करता है और डोंगसू साफ कह देता है
कि वह सिर्फ जिन्वो और जिन्हो से बदला लेने के लिए वापस आया है। पहले एक ई रैंक फिर एक डी रैंक। बाद में जिन्वो और सोंगी व्हाइट टाइगर्स के साथ एक सी रैंक रेड में शामिल होते हैं। जैसे ही वे लोग गेट के अंदर एक बड़े जमे हुए इलाके में कदम रखते हैं, वह गेट अचानक रेड गेट में बदल जाता है। रेड गेट का मतलब होता है कि डंजन नॉर्मल से कहीं ज्यादा खतरनाक है और बॉस को मारे बिना अंदर या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। टीम पर तुरंत आइस एल्व्स हमला कर देते हैं और एक सी रैंक हंटर वही मारा जाता है। सोनगी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन जिन्वो उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। इसके बाद पार्टी दो टीमों में बंट जाती है। एक टीम में जिन्वो, सोंगी और दो दूसरे हंटर होते हैं और दूसरी टीम का लीड व्हाइट टाइगर्स का ताकतवर ए रैंक टैंक किम चुल करता है। जिन्वो अपनी टीम के लिए सिस्टम शॉप से गर्म फर कोट खरीदता है और पहली बार अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। इग्रिस और उसके सोल्जर इतने स्ट्रांग होते हैं कि सारे आइस बियर्स को जिन्वो के बिना कुछ किए ही खत्म कर देते हैं। फिर जिन्वो मरे हुए आइस बियर्स की शैडो निकाल लेता है और उसकी आर्मी और बड़ी हो जाती है। उधर डोंगसू को इस रेड गेट के बारे में पता चलता है और वह खुद वहीं पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वह चाहता है कि जिन्वो जिंदा बाहर आए ताकि वह खुद अपने हाथों से उसे मार सके।